Hello, good evening all of you. My name is Jitendra Kumar. Today I am going to discuss topic on measurement of inductance by Hayes bridge. Hayes bridge is used to the measurement of inductance, and Hayes bridge is used and for the medium quality factor. And this is the circuit diagram of Hayes bridge. These are the four arms, and first arm the impedance are consist of R1 and L1. R1 and R series connected in the series, and the second arms is consist of resistance R2, and third arms are is consist of resistance R3, and fourth arms are consist of यानी इसमें R4 और C4 यहाँ सीरीज़ में है, ठीक है। और यहाँ पे हमने AC सप्लाई दी हुई है, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज हो गए हमारे E1, थर्ड ब्रांच के अक्रॉस हो गया E3, और ये हो गया हमारा E2, और ये हो गया हमारा E4। अब हम जानते हैं कि जो बैलेंस कंडीशन में जो इक्वेशन होती है हमारी Z1 Z4 इक्वल टू होती है Z2 इंटू Z3। सो Z1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी R1 प्लस J ओमेगा L1, Z2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी R2, Z3 की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी R3, एंड Z4 की वैल्यू हो जाएगी R और कैपेसिटर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में है, तो ये हो जाएगा R4 माइनस J अपॉन ओमेगा C4। सो पुट द वैल्यू ऑफ इन द इक्वेशन and after the solving the equations, and now we compare the real part and imaginary part, ठीक है। तो first of all यहाँ we are compare the real part and get the equation number 1, and now we compare the imaginary part. This is the imaginary part. So फाइंड आउट L1 इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ से R1 दिस इज कोस टू अपॉन ओमेगा स्क्वायर C4 R4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो L1 की जो वैल्यू निकाली है, इस L1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ L1 इन इक्वेशन नंबर 1, R1 R4 प्लस यहाँ पे L1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C4, यहाँ C4 पहले से ही मौजूद है, तो यह हो जाएगा C4 का स्क्वायर R4 इक्वल टू R2 R3। इन दोनों में से अब यहाँ से कॉमन ले लिया हमने R4, तो ये आ जाएगा अपना R2 R3, और यहाँ से R1 इसको अपने सॉल्व किया, इस LCM लेके सॉल्व किया, तो यहाँ से अपने पास R1 की वैल्यू आ गई R2 R3 ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर, एंड हमने लेट इक्वेशन मान ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब यहाँ पे जो R1 की जो वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में L1 बराबर R1, इस R1 की जगह पे यहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में R1 की जगह पे पुट कर देते हैं R1 की वैल्यू को, एंड फाइंड आउट द L1। सो इस तरह से अपन ये L1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, R2 R3 C4 R4 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर, ठीक है। एंड इन दिस द क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा L1 अपॉन R1 इक्वल टू एंड 1 अपॉन ओमेगा C4 R4। नाउ वी आर गोइंग टू द ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ हेज ब्रिज। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ हेज ब्रिज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ड्रॉ करी है, फर्स्ट आर्म करंट यानी I1, और वी नो दैट अंडर द बैलेंस कंडीशन I1 इक्वल टू होती है I3। सो जिस डायरेक्शन में हमारी I1 है उसी डायरेक्शन में हमारी I3 होगी। तो सबसे पहले अपन I1 में रेजिस्टेंस के कारण होने वाला जो ड्रॉप है उसको अपन ड्रॉ करते हैं, तो I1 इंटू R1 ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस के कारण होने वाला ड्रॉप। इसके बाद जो हमारा जो ठीक 90 डिग्री पे ये हो गया हमारा, दैट इज़ जो इंडक्टर के कारण होने वाला ड्रॉप है I1 ओमेगा L1। अब इसको हमने क्या किया, मीट मिला लिया यहाँ पे, तो यहाँ से अपन यहाँ पे जो मिलेंगे तो ये कहलाएगा हमारा दैट इज़ कॉल्ड E1, दिस इज़ द E1। नाउ उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया है, दैट इज़ I1 इंटू R3, यानी चूँकि I1 की डायरेक्शन इधर है तो इसमें R3 रेजिस्टेंस कारण जो ड्रॉप होगा दैट इज़ कोस टू I1 इंटू R3 यहाँ पे होगा, तो ये हमारे कहलाता है E3, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सर्किट डायग्राम में हम जानते हैं कि ये जो I2 करंट है ये हमारी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में होके जा रही है, यानी इसमें जो I2 के कारण इस कैपेसिटर के जो थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो उसके लिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं,
I2 करंट को ड्रॉ करने के लिए, तो सबसे पहले अपन इस I2 करंट को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप हो रहा है अब यहाँ पे I2 इंटू, तो ये यहाँ पे आपको पता है कि जो E1 बराबर क्या होता है, E2 होता है। तो अब यहाँ पे हमारा E1 मिल रहा है, तो इसका मतलब E2 ही यहाँ पे हमारा E2 मिलेगा, इधर ही मिलेगा अपना E2, ठीक है। और E2 जब इधर मिलेगा तो इसका मतलब है उसकी जो करंट है वो इधर ड्रॉ होगी हमारी। तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दी E2 करंट, ये कंप्लीट E2 करंट हमने ड्रॉ कर दी। ये E2 यानी जो टोटल वोल्टेज है E2 एंड जो I2 करंट हमने यहाँ पे ड्रॉ होगी, क्योंकि जहाँ पे E1 होता है वहीं हमारा E2 होता है। तो इसमें रजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप हो गया हमारा, दैट इज़ कोस टू I2 इंटू R2 हो गया, दिस इज़ कोस टू I2 करंट, और ये हो गया हमारा ड्रॉप हो गया I2 इंटू R2। अब हम जानते हैं कि अब ये जो I2 करंट है हमारी वो अपनी एक R और कैपेसिटर के कारण भी जाएगी। तो उसमें रेजिस्टेंस के कारण R4 रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ I2 इंटू R4, और यहाँ पे हो गया हमारा I2 इंटू R2, ठीक है। ये तो हो गया रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप करंट की डायरेक्शन में, और कैपेसिटर के कारण जो ड्रॉप होगा वो I2 से ठीक 90 डिग्री लैग करेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया हमारा कैपेसिटर के कारण I2 अपॉन ओमेगा C4। अब इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो हमारा यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों का हमने जो रिजल्टेंट है वो हमारा यहाँ पे मीट करता है, यानी ये हमारा क्या होगा, दैट इज़ कोस टू E4, दैट इज़ कोस टू हमारा ये हो जाएगा हमारा E4। अब हम क्या करते हैं, E1 बराबर E2 और E3 बराबर E4, इन दोनों का फेजर सम ले लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट हम ले लेते हैं। तो यह आ गया इसका रिजल्टेंट, दैट इज़ E। सो दिस इज़ द complete and phasor diagram of Hayes bridge. So okay, thank you.